हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम अपनी जो पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है अभी, राइट, उसके बारे में पूरा एक डिस्कशन करेंगे और 2021 का जो पेपर है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे थ्रू लॉजिक, ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन। ठीक है। तो बेसिकली इस पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने 10 ईयर्स के रखा है, राइट, कि 10 ईयर्स के जो पेपर होंगे उसको पीवाईक्यू को उसको हम लोग सॉल्व करेंगे लॉजिक, ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन के लिए। 2023 का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने, 2022 का भी हो चुका है और 2021 का आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे करके जो हमारी सीरीज़ होगी उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके। और 2021 का ये डिस्कशन है, ठीक है, लॉजिक, ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन के साथ। तो पेपर देखते हैं। ठीक है। तो ये 2021 का पेपर है। ओके। तो और ये सेट ए है। ओके। इसके रिगार्डिंग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो आसानी से नॉर्मली लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। अब ये देखो, पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दो चीज़ें। ठीक है। सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज दिस पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। ठीक है। अब तीन स्टेटमेंट की ये लाइन है। ठीक है। अब ये देखो, दूसरी स्टेटमेंट आप पढ़ो कि द सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपने पूरा पढ़ डाला है, आपने कहीं पूरी लक्ष्मीकांत अगर पढ़ी है या फिर रॉ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है या फिर कोई बख्शी की किताब पढ़ी है, तो कहीं पे भी आरबीआई का तो जिक्र है ही नहीं, राइट। क्योंकि आरबीआई के लिए तो आरबीआई एक्ट बनाया गया था, सिंपल सी बात है। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आरबीआई या सेंट्रल बैंक की से रिलेटेड कोई चीज़ तो दी नहीं गई है, राइट। तो ये चीज़, दूसरा क्या नाम है, ऑप्शन तो सीधे सीधे आपका गलत हो जाएगा। दूसरा काटते ही आपका आंसर आ जाएगा सीधे 1 2 3, राइट। और वैसे अगर होता पेयर्स वाला क्वेश्चन होता तो इसमें भी आप ओनली 2 पेयर कर देते डायरेक्ट, राइट। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कि सर्टेन प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आरबीआई स्लेटी, ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करा के दिए जाते हैं, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती, सीधी सी बात है, सीधे आपका देखो सिंपल सा स्टेट में थोड़ा सा बस सोचना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं दिया ही नहीं है, राइट। तो ऐसी स्टेटमेंट जो होती फ्रेम होती, कोई भी ऐसी होगी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा प्रोविज़न दिया गया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है इन टर्म्स को, वैसी स्टेटमेंट में तुरंत अपने कान खड़े कर लेना, तो सीधे सीधे आपकी वैसी हो जाती। फिर देखो सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विथ रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर, ठीक है, एम्प्लॉयड इन इंडिया, ऑल कैजुअल वर्कर are entitled to employee provident fund coverage. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. The government of India can by notification specify that establishment or industry shall pay wages only through its bank account. ठीक है, कि उसको अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पे करने हैं। तो ये अब देखो इन तीनों में से अपना देखो तीन स्टेटमेंट जहाँ पे होते हैं तो उसमें अब देखो इसमें एक तो सही नहीं है, ये अपने को पता है कि मिनिमम 2 तो सही होंगे या तो तीनों सही होंगे। और तीनों के तीनों सही चांस हों तो इसके जो प्रॉबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है कि 3 में से यूपीएससी या एक सही दे या तीनों सही दे दे। इसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम होती है, मोस्टली होती है चांसेस कि 2 की। सबसे पहले ये देखा करो कि 2 तो सही हो सके। अब इसमें पहली और दूसरी देखो, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना पूरी सेम ही है, बस इसमें कहाँ है, इसमें ईपीएफ के बारे में बताया गया और यहाँ पे रेगुलर वर्किंग और ओवर टाइम पेमेंट की बात में बताया गया है। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे ईपीएफ की बात करो, यहाँ पे कैजुअल वर्कर की बात की जा रही है। तो कैजुअल वर्कर के बारे में ईपीएफ तो वैसे ही क्या नाम है नॉर्मली उतना नहीं होता है, और रेगुलर वर्किंग और ओवर टाइम पेमेंट ये तो एक नॉर्मल जेनरिक प्रोविज़न है, राइट। ज़्यादा करेक्ट लग रहा है आपको कि कैजुअल वर्कर है उनके पास एक रेगुलर वर्किंग आवर तो होना ही चाहिए, राइट, कि जितना हो, भले वो कैजुअल हो या फिर फिक्स हो। और ओवर टाइम पेमेंट तो उनको मिलनी चाहिए क्योंकि वो तो उनका हक है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई ओवर टाइम करा लेगा और उनको पैसे नहीं। तो दूसरी स्टेटमेंट तो हमें पूरी बताई गई, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से हमारी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ये जाएगी। अभी देखो 1 2 2 3 और 1 2 3 बाकी है। ठीक है। अब यहाँ पे ईपीएफ का दिया हुआ है पहला प्रोविज़न, क्या पता ईपीएफ ना हो, राइट। लेकिन ये वाला जो है कि इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ लिखा है कैन स्पेसिफाई है नोटिफिकेशन। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक नोटिफिकेशन तो निकाल ही सकती है कि क्या नाम है कि आज के बाद जितनी भी इंडस्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने उनको वेजेस क्या नाम है अपने बैंक अकाउंट के थ्रू देंगे, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी हो, राइट। कि ये पहले जो कैश में दिया जाता था वो बाद में पता लगे कि उन लोगों को मिल नहीं रहा है, राइट। तो उसके लिए कि अब वो सीधा सिर्फ इसके थ्रू जाएंगे, बैंक अकाउंट के थ्रू। तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही हो सकती है। पहले में तो थोड़ा डाउट है, तो पहले को अगर आप हटा दोगे तो दूसरी तीसरी आपकी सीधी आ जाएगी। ओके। फिर ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया, इकोनॉमिक रिसेशन होता है क्या, जब डाउन होती है इकोनॉमी, ठीक है, ग्रोथ रेट। अब देखो यहाँ पे लिखा है कट इन टैक्स। अब क्या लिखा है, हमें रिसेशन के टाइम पे एक ऐसा स्टेप लेना है, ठीक है। तो मतलब हमें इकोनॉमी बूस्ट करानी है। अब यहाँ क्या लिखा है, कट इन टैक्स रेट अकम्पाइंड बाय द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट,
इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पेनिड विद रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। ये दोनों ऑप्शन सेम जैसे अपोजिट बनाए गए और ये दोनों ऑप्शन सेम जैसे अपोजिट बनाए गए। तो आंसर होगा या तो इन दोनों में से एक होगा या तो इन दोनों में से एक होगा, राइट। अब ये देखो, इकोनॉमिक रिसेशन है, मतलब जीडीपी ग्रोथ कम है, मतलब हमें ग्रोथ बढ़ानी है, मतलब एक्सपेंडिचर हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पहला कह रहा है कि टैक्स रेट कम कर दो, टैक्स रेट कम कर दो, लोगों के पास पैसा आएगा, चलो ठीक है, इकोनॉमी बूस्ट होगी। अकॉम्पाइंड बाय द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, लोगों को ईजिली लोन नहीं मिलेगा, पहला सीधे कट गया। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, हाँ पब्लिक प्रोजेक्ट में अगर एक्सपेंडिचर करोगे तो पैसा लोगों को जाएगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो दूसरा भी सही है। तीसरा रिडक्शन की बात कर रहा है, तो रिडक्शन तो होगा नहीं क्योंकि रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट मनी सप्लाई इंक्रीज करती है। फिर इंक्रीज इन टैक्स रेट अकॉम्पेनिड विद रिडक्शन। अब यहाँ क्या आप रिडक्शन करोगे इंटरेस्ट रेट का तो लोन देने की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, मनी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज इन टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, टैक्स रेट बढ़ जाएंगे तो लोगों की इनकम कम होगी, सिंपल सी बात है, राइट। टैक्स में जाएगा पैसा, तो तीसरा ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन बी क्या हुआ, सीधा सही है, सीधे मतलब ऑप्शन बी आपका सही। देखो थोड़ा सा आपको बस स्टेटमेंट पढ़ के और जो चीज़ें लिखी उनके बारे में सोचना था और रिलेट कर रहा था, सीधे आंसर आपका इससे आ जाता। फिर देखो अगला क्वेश्चन, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज, मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड माइट इंक्रीज, कि अगर एक गुड की जो डिमांड है वो इंक्रीज करेगी इफ़ प्राइस ऑफ इज सब्सटीट्यूट इंक्रीज, अगर उसके सब्सटीट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, राइट। अगर उसके सब्सटीट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सब्सटीट्यूट की डिमांड जो डिक्रीज होगी, राइट, तो इसका मतलब इसकी डिमांड बढ़ेगी ओरिजिनल वाले की, ठीक है। प्राइस ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, अगर कॉम्प्लीमेंट की प्राइस इंक्रीज हो रही, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसे आप ले लो कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, राइट, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो कार की डिमांड घटेगी, सिंपल सी बात है, और जब पेट्रोल सस्ता होगा तो कार की डिमांड बढ़ेगी, राइट। अब यहाँ क्या लिख रहा है, अगर उसके प्राइस ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, अगर कॉम्प्लीमेंट की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब उसकी डिमांड क्या रहेगी, इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, राइट। दूसरा कट जाएगा क्योंकि प्राइस अगर कॉम्प्लीमेंट की बढ़ रही, पेट्रोल का दाम अगर बढ़ रहे हैं तो कार की डिमांड तो घटेगी, दूसरा आपका सीधे सीधे कट जाएगा। 1 4 3 बच गया। द गुड इज़ एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो क्वालिटी गुड पे जाएगा ना, इंफीरियर गुड पे क्यों जाएगा, राइट। तो सीधी सी बात है, तीसरा ऑप्शन भी गलत। चौथा 1 और 4, तो ऑप्शन ए आ गया 1 और 4 सीधा, ठीक। देख लो सिंपल सा स्टेटमेंट, आपको थोड़ा सा पढ़ना था और समझना था क्या बोल रहा है वो, और उसको थोड़ी सी उसमें फिट करनी थी और आंसर आपका आ जाता है डायरेक्ट। इकोनॉमिक क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा उसमें अच्छे से पढ़ के जाओ आप। ये देखो अब यहाँ लिखा है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे लोकल बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट का। दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। दे आर बॉट अंडर परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट 1946, यहाँ पे भी एक फैक्ट दे रखा है, राइट। अब यहाँ पे लिखा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये चीज़ लिखी। और चौथा चीज़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में बताया गया है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट PYQ अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा, और UCB वैसे PYQ का ही ये पूरा क्वेश्चन है। बट द थिंग यहाँ पे देखो, अब ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शंस में यहाँ पे आपको तीनों दिए हैं कि 1 भी सही हो सकता है, 2 3 भी सही हो सकते हैं, और 1 3 सही हो सकता है। मतलब एक ही स्टेटमेंट भी गलत हो सकती है, 2 स्टेटमेंट भी सही हो सकती है, और एक ऐसा चांसेस है कि एक भी स्टेटमेंट गलत ना हो, 0 यहाँ वाले, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गलत है, राइट। मतलब तीनों की तीनों स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं, एक तो एक सही है, राइट। सिंपल सा एक आपको ये थोड़ा सा मतलब पता चल गया ऑप्शन से। अब ये देखो एक सही है, तो अपनी क्या इसमें हम पहले सही मान लेते कि अगर इक्विटी शेयर कर रही है तो प्रेफरेंस तो करेगी, राइट, सिंपल सी बात। दूसरा तो सही मान लेते, दूसरा ये सही हो गया। अब यहाँ पे आपको 1 और 3, राइट। अब इसमें आपका क्या 2 3 आ गया, 1 2 3 पे आप आ गए। अब आपको सिर्फ 1 का चेक करना है। अब आपका क्या आ गया, दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें सिंपल सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट लोकल बोर्ड को सेटअप करेगी और वो सुपरवाइज भी करेंगे और रेगुलेट भी करेंगे। तो हर एक लोकल बोर्ड अगर अपनी तरीके से अगर सुपरवाइज करेगा, रेगुलेट करेगा, और तो हर एक स्टेट में भी डिफरेंस आएगा और नेशनल लेवल पे भी डिफरेंस आएंगे, सिंपल सी बात है। तो पहला तो मुझे उतना ठीक नहीं लग रहा कि अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे, सुपरविज़न और रेगुलेशन दोनों चीज़ बोली जा रही है, और UCB को तो ऑल इंडिया लेवल पे भी उसको रेगुलेट करना पड़ेगा ना, या फिर सुपरवाइज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत, 2 और 3 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा ऐसे आपका। फिर ये देखो, इंडियन बॉडी की बात कर रहा है, इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है।
इन्फ्लुएंस किस किस चीज़ से हो जाता है? एक्शंस ऑफ दुनिया से, हाँ ठीक है, हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी अगर उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुआ, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है हर एक चीज़ का। एक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक, ठीक है। इन्फ्लेशन, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, हाँ ठीक है, तीनों का हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। अगर थोड़ा सा मेन ये है कि इन्फ्लुएंस होना चाहिए, थोड़ा सा भी हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के बारे में पूछा गया है, सिंपल सा रूल। फिर देखो यहाँ पे अब चीज़ों की बात, यहाँ पे लिखा है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। अब जो डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट क्या होते हैं? हमेशा डिपॉजिट एक लाइबिलिटी होती है, सिंपल सी बात है। कोई अगर आपको पैसा जमा करा रहा है आपके पास, तो वो आपको उसको वापस भी तो करना पड़ेगा, वो तो आपकी लाइबिलिटी, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो ही ना हुई है। चौथा आप डायरेक्ट काटते ही आपका यहाँ पे, फिर देखो 1 2 3 आ गया, और आपको ये पता है 3 कॉमन हो गया, और ये दोनों तो हैं ही पहले वाले, 1 2 3 सीधे आंसर आ गया आपका। सिंपल सी चीज़ थी आपकी यहाँ पे कि आपको बस एक डिपॉजिट देखना था कि नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट। फिर देखो, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन मार्केट। हाँ ठीक है, अगर करेंसी डी वैल्यू हो रही है, लाइक अगर पहले 80 थी अब 85 पे हो गई, राइट, डी वैल्यू हुई है, उन्होंने उसको करा, फिर क्या हुआ, अब ये 85 पे आ गई, तो ज़रूरी है कि हाँ हमारा जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है वो और कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक वैल्यू की फॉरेन वैल्यू इंक्रीज कहाँ हो रही है? तो डिक्रीज हो रही है ना, डाउन में जा रही है, 85 पे गई है ना, गलत। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपकी करेंसी भी तो डिवैल्यू हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका इंपोर्ट भी कम हो गया, क्या पता इंपोर्ट भी बढ़ने लगे, तो ट्रेड बैलेंस कैसे इंप्रूव हो गया? सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा यहाँ पे 1, राइट। 2 और 3 आपका सीधे सीधे आपके निगलेक्ट हो जाएंगे इसमें। और ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन में यहाँ पे 1 दिया है, 1 2 3 2 3, तो मतलब तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है, एक गलत है। तो सबसे पहले एक गलत ढूंढो कि गलत कौन सी इन सब में से, जो गलत होगी एक गलत निकाल दोगे तो अपने आप आपकी 2 गलत और निकल जाएगी, ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट हैज द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट। मेन कॉज ऑफ वरी यहाँ पे पूछा गया है, ब्लैक मनी का मेन कॉज ऑफ, क्या पता सारे हो, लेकिन आपको मेन कॉज ढूंढना है, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्स टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट लग्जरी हाउसिंग, इससे ये मेन कॉज है वरी का, गवर्नमेंट का, ठीक है, देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज सच एज परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरीज, गोल्ड एक्सेट्रा। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्सेशन, राइट। ब्लैक मनी और वाइट मनी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि वाइट मनी पे आपने उसको लीगली आपने वो किया है, और लीगली क्या हो गया, जिस पे आपने टैक्स पे किया है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, आप टैक्स पे करोगे, सिंपल सा है, वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। ब्लैक मनी क्या है, जिसमें आपने टैक्स पे नहीं किया है, राइट, सिंपल सी बात है, जिसका आपका सोर्स नहीं आप बता पा रहे हो, सिंपल सी चीज़। तो लॉस ऑफ रेवेन्यू, और वैसे भी आप ए और डी में आ जाया करो ऐसे सिंगल स्टेटमेंट वाले में, कि ए और डी, सबसे ए और डी में जो अगर आपको लग रहा है कि कोई बेटर स्टेटमेंट है तो सबसे पहले उस पर मार्क किया करो, ओके। ये देखो, ये भी सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन रिस्पेक्ट्स, क्या पता सारे इन्फ्लेशनरी हैं इसमें, लेकिन आपको बता रहे हैं मोस्ट इन्फ्लेशनरी सबसे ज़्यादा किस में होगा? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। इन्फ्लेशन कब आता है? सिंपल सी चीज़, इन्फ्लेशन क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाए, राइट, किसी चीज़ की प्राइस अगर इंक्रीज हुई है, बढ़ रही जनरल प्राइस एज कंपेरेटिव टू द बेस ईयर, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन हम कहेंगे उसे। अब क्या है, इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ रही है तो क्या हुआ? डिमांड भी बढ़ रही है, मतलब डिमांड बढ़ी, इसकी वजह से प्राइस में भी बढ़ी हो, राइट, सिंपल सी चीज़, या सप्लाई कम हो गई हो, इन दोनों वजह से होगी। अब यहाँ पे क्या है, ये कहा जा रहा है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। अगर पब्लिक डेट को वापस लोगों को पे किया जा रहा है, तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग क्या नाम है डिमांड कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही, चलो एक ठीक है। बोरोइंग ऑफ पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस, अब लोगों से आप कह रहे हो बोरो कर रहे हो, तो हम लोगों के पास से तो पैसा जा रहा है, इससे तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, ठीक। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, आपने बैंक से कहीं से बोरो किया है, ठीक है, तो मतलब आपको बाद में चुकाना भी पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये एक टाइम के लिए तो आपका प्राइस बढ़ाएगा, लेकिन आगे चल के तो फिर से वो रिड्यूस हो गया ना, क्योंकि आपको पैसा पे भी तो करना है, यहाँ पे भी आप बोरो कर रहे हो। फिर देखो, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अब ये कह रहे हैं कि एक नया मनी ही, ऑलरेडी जितना मार्केट में सर्कुलेशन उससे और ज़्यादा पैसा ऐड कर दो,
ठीक है, ज़्यादा पैसा ऐड होगा, लोग जितनी पहले जितनी डिमांड थी उसको और ज़्यादा डिमांड बढ़ाएंगे, तो सिंपल सा मतलब प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी क्या हुआ? डी, न्यू मनी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। देख रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना था। नॉर्मल टॉपिक्स की इन्फ्लेशन वगैरह आपको पता है, प्राइस डिमांड पता है, फैक्टर पता है, तो उससे ही क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेते। फिर देखो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है कि द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो वर्ड हैं, मनी मतलब पैसा, मल्टीप्लायर मतलब इंटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ता जा रहा है AM या GM के फॉर्म में, ठीक है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है उससे। अब क्या कह रहे हैं, किस चीज़ से ये इंक्रीज़ होगा? मनी प्लाई इन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज इन स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ठीक है, अब सबसे पहले AD में आ जाते हैं। इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द बैंक। अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो लोग, बैंक क्या करेगी? पैसा को रिजर्व में रखेगी, सीधी बात है, कैश रिजर्व में। उससे मनी मल्टीप्लाई तो ना हो रहा है, सिंपल सी बात है। उसको अगर आप एक जगह रख दे रहे हो, मनी मल्टीप्लाई क्या होगा? जब उसका सर्कुलेशन बढ़ेगा, वो बैंक में आ रहा है, फिर लेंड दिया जा रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये तो रिजर्व कर दिया जा रहा है, ये नहीं होगा। इंक्रीज इन द स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये देखो, ये भी क्या है? ये तो प्रोविजंस वाले हैं ना, कि जहाँ पे आपको बैंक को अपना पैसा फिक्स करना पड़ता है सर्टेन परसेंटेज इन सर्टेन फॉर्म ऑफ असेट्स, ठीक है, या सिक्योरिटीज़। तो इन दोनों से क्या है? इन दोनों से मनी मल्टीप्लाई तो ना हो रहा है, वो तो एक जगह जाके फिक्स हो जा रहा है। फिर देखो D वाला, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब चलो पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन क्या पता उस पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या गवर्नमेंट, क्या वो लोग बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर मनी का सर्कुलेशन बढ़ा, ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे? इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। लोगों की बैंकिंग हैबिट बढ़ गई, पहले सिर्फ 20 लोग करते थे, अब 100 लोग करने लग गए हैं बैंकिंग, राइट। तो बैंकिंग कर रहे हैं तो मतलब लोग ज़्यादा पैसा जमा कर रहे हैं और ज़्यादा लेंड भी हो पा रहा है, तभी तो मनी मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन सी, बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। ये भी अगर थोड़ा सा समझो, देखो इकोनॉमी के कोई भी क्वेश्चन ना बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस कुछ चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा भी उन चीज़ों को अगर आपने थोड़ा पढ़ा हुआ, अगर PYQ के टॉपिक्स भी पढ़ के हो, तो भी आप सारे क्वेश्चन कर लोगे इकोनॉमी के। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात की गई, कैन बी कॉज्ड इंक्रीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, और किसकी वजह से बढ़ रही है? डिमांड की वजह से, ठीक है। चलो ठीक है, डिमांड कैसे बढ़ती है? जब लोगों के पास पैसा आता है, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे। अब इन सब में से हमें देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों के पास पैसा बढ़ा रही हैं। सिंपल सी चीज़, फिजिकल स्टिमुलस। हाँ, अगर कोई ऐसी फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऐसा लेकर के आती है, हम इतना ज़्यादा पैसा इस बार और ज़्यादा खर्च करेंगे, तो लोगों के पास और पैसा आएगा, सिंपल सी बात। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़, हाँ, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ होंगी, मतलब गवर्नमेंट और ज़्यादा पब्लिक में पैसा खर्च करेगी, ये भी हो गया। ये देखो राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो रहे हैं, मतलब लोगों को लोन जो होगा वो महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा तो लोग कम लोन लेंगे, तो मतलब डिमांड घटेगी। तो पाँचवा तो आपका सीधे सीधे नहीं होगा, पाँचवा आप काट दो, पाँचवा काटते ही इसमें भी आपका देखो 1 to 4 का आ जाएगा ऑप्शन सीधा। बाकी ऐसे क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है, 5 का 3 रूल लग जाता है। इसमें क्या है? 5 का 3 रूल, कि अगर 5 ऑप्शन है तो उसमें से मोस्टली चांसेस होते हैं कि 3 ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो 3 वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं? 3 वाले ऑप्शन 1 2 3, 1 2 3 ये हैं, और इसमें 4 है, इसमें 5 है। इसमें क्या है? 2 और इसमें 3 और 5 नहीं है, इसमें 1 और 2 नहीं है। 3 और 5 देख लो, राइजिंग परचेजिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या है? 1 2 नहीं है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिजिकल स्टिमुलस, ये दोनों तो मैंने बोला है, ये दोनों तो सिंपल सी चीज़ है, तो मतलब 1 to 4 सीधे सीधे आंसर आ गया आपका। और यहाँ पे 5 है, 5 होगा नहीं, इससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट रेट के देख रहे हो, एक ही साल में कितने क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड था, ये दोनों भी आपके MPC के जो ओपन मार्केट ये जो क्या नाम है, MPC के अंदर जो टूल्स होते हैं उसी में आते हैं, और ऊपर भी क्वेश्चन थे, राइट। तो देख रहे हो ये सारे जो टॉपिक अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे से आसानी से तो ही हो जाएंगे। अब ये देखो अगला क्वेश्चन है कि रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल। यहाँ डीमैट अकाउंट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेव बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है। द नेगोशिएटेड डीलिंग मशीन ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द RBI। चलो ठीक है। फिर CDSL इज जॉइंटली प्रमोटेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन में देख रहे हो यहाँ पे क्या कह रहा है, तीनों के तीनों सही नहीं है, 1 2 3 का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब एक तो एक गलत है इसमें से,
राइट। अब आपको ये देखना है गलत कौन सा सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो फैक्ट दिए हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ऊपर में एक फैक्ट दिया हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको करती है, और यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी मार्केट के बारे में बोला जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेप्ट बॉन्ड। तो अगर आपको थोड़ा सा भी, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है ना प्राइमरी मार्केट या मनी मार्केट के बारे में, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में आपने थोड़ी सी अगर बेसिक चीज़ें भी पढ़ी हैं, तो आपको ये पता होगा प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट की ये जो होती है ये सारी चीज़ें वो वहीं पे होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स वाली चीज़ें, ठीक है, टी बिल वगैरह। तो प्राइमरी मार्केट, ये आपको एक चीज़ पता लग गया कि ये सही है। और यहाँ पे दो फैक्ट हैं, और फैक्ट यूपीएससी मोस्टली गलत करती है, तो इसको हम लोग ये मान लेते गलत है अगर, राइट। तो आपको ये पता लग, एक गलत, तीसरा ये गलत हो गया, आपको ये पता चल गया पहला सही है, तो पहला वैसे भी सही है, दूसरे को आपको देखना है। द नेगोशिएटेड डीलिंग मशीन इज़ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्लेटफॉर्म ऑफ द आरबीआई। अब मैंने क्या बताया, मोस्टली 3 ऑप्शन है, 3 में से मोस्टली क्या चांसेस है कि 2 सही दे सकती है और 1 गलत। 2 सही मतलब मोस्टली 2 ही होते हैं, और 1 और 3 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो मोस्टली अगर ऐसे केसेस में आपको अगर एक पता है कि 1 सही होगा और 1 गलत आपको पता है, और तीसरे में आपको रह रहे होगी 1 का आपको नहीं पता, तो वहाँ पे मोस्टली 1 और 2 करके आया करो, और मोस्टली यही सही होता है कि 2 पेयर सही होते हैं। तो इसमें भी आपका अगर ओनली पेयर वाला भी आता तो भी इसमें आप 2 पेयर करके आ जाते, तो भी क्वेश्चन आपका सही हो जाता है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखो, वाटर क्रेडिट, 2 वर्ड है, वाटर प्लस क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जैसा लोन वगैरह, राइट, सिंपल सा टर्म। वाटर मतलब पानी, पानी के लिए लोन, ऐसा कुछ टर्म होगा। इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, एक जनरिक स्टेटमेंट है, रिलेटेड है, ठीक है। वाटर माइक्रो फाइनेंस, वाटर क्रेडिट, ठीक है। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। 2 फैक्ट दे दिए ऐसे। इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडीज़, ठीक है। ये दोनों जनरिक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। बीच वाली में बस एक फैक्ट है, फैक्ट वाली स्टेटमेंट काट देते हैं, 2, 2, 2, 1 और 3 आपका सीधे आंसर आ गया, राइट। क्योंकि यूपीएससी मोस्टली ये फैक्ट जो होती है ना यहाँ पे गलत करती है, और ये चीज़ आपको कब पता लगेगा, जब आप खुद से पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे पूरे, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट को सर्च करके देखोगे कि कहाँ कहाँ पे यूपीएससी ने गलत किया है, ठीक। फिर देखो 15 पे आ जाते हैं। सेंट्रल बैंक को फंक्शन एज अ करती लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यूजुअली रेफर करती किस चीज़ को, लेंडिंग टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज़, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स, हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस लीडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लेंडर ऑफ द लास्ट, और सेंट्रल बैंक की बात कर रहा है, तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी को क्यों देंगे जब वो अदर सोर्सेज से नहीं पैसा मिल पा रहा है उन्हें, राइट। उनके लिए तो छोटे छोटे बैंक है ना, कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक किस क्या होता है, गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं ना, कि वो गवर्नमेंट के लिए, मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग फंक्शन करता है, और जो बैंक होते हैं बैंकर्स का बैंक होता है, अगर आपको इतना भी पता है। तो वहाँ से भी आप निकाल लेते कि ऑप्शन 2 सीधा, क्योंकि इंडस्ट्री को दे नहीं गया, पहला वैसे गलत हो गया, और यहाँ पे भी वैसे क्या है, 1, 2, 3 का ऑप्शन है नहीं, मतलब तीनों सही है नहीं, तो एक ना एक तो गलत होगा। एक को गलत करके आप कैसे निकालोगे, लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, सीधा सीधा तीसरा भी गलत है। और फिर पहला, ये तो नॉर्मल चीज़, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर एक्ट पढ़ा है आरबीआई का, राइट, या फिर आरबीआई के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा है, पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीआई, हर साल क्वेश्चन आते हैं, पढ़ के जाना। ये तो क्वेश्चन देखो, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, R2 का यहाँ पे मतलब क्या है, R2 का मतलब 2 बार R होंगे, सिंपल सी बात है। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रोमोटिंग द एडॉप्शन हो, ऐसे क्वेश्चंस में सीधा ऑप्शन ए ऑप्शन डी में आ जाओ। इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे 2 बार आ गया रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। अगले पे देख लेते हैं, वेटलैंड इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, तो एक आ के यहाँ पे आ गया रामसर का। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये सारी चीज़ें दे रही है, और मोस्टली क्या है, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 2 R आ रहे हैं, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकल इंडस्ट्री। तो हाँ हो सकता है, क्योंकि पहले भी यूपीएससी ने ई वेस्ट के बारे में पूछा हुआ है आपसे, EPR के बारे में पूछा हुआ है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों ई वेस्ट थे, तो और R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस उसी थीम से आ रहा है क्वेश्चन भी, राइट। तो ये क्या हुआ, सीधे सीधे आपका ये आ गया कि नाम से अगर आपने R2 यहाँ कर लिया, और इसमें 2 वर्ड है, रिस्पॉन्सिबल और रिसाइकलिंग,
फिर देखो अगले क्वेश्चन पे, वाई देयर इज ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। ये देखो ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये वाला और इसके आगे वाला। इन दोनों में आपको मतलब एक डिफरेंस दिखाऊंगा। देखो, देयर में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। द कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स into the environment. They may release sulfur dioxide as a pollutant. अब देखो पहले और तीसरे स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। दे मे रिलीज लेथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू इन्वायरमेंट, यहाँ पे एक टर्म दे रखा है लेथल क्वांटिटीज, और यहाँ पे क्या है, दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या पता कार्बन मोनोऑक्साइड उतना ज़्यादा नहीं होता, लेथल क्वांटिटीज, लेथल मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और यहाँ पे अगर लेथल में ना हो, यहाँ पे मान लो कि अगर एक मिनिमम ही हुआ, राइट, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता दे में रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। बट द थिंग यहाँ लेथल क्वांटिटी लिखा है, किसको हम डाउट में डाल देंगे, सीधे क्रॉस करेंगे, पहला गलत, 1 2 3 सीधे आ गया, 2 3 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। यहाँ पे क्योंकि सम हैवी मेटल सीखा, यहाँ पे भी देखो कोई वैसा क्वांटिटी नहीं दी है, कोई फैक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भी दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट, जेनरिक स्टेटमेंट ये दोनों। फिर ये देखो, विद रेफरेंस टू द फर्नेक ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। हाँ ठीक है, हो सकता है ऑयल रिफाइनरीज में थोड़ा निकलता हो। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, ठीक है, सम इंडस्ट्रीज हो सकता है। इट यूजेस कॉजेज सल्फर इमिशन इनटू द एनवायरमेंट, तो हाँ ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, दे में लेथल क्वांटिटीज़ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूशन, इट यूजेस कॉजेज सल्फर इमिशन इनटू द, ये दोनों जेनरिक स्टेटमेंट है। यहाँ से देखो आपको पता लग रहा है जेनरिक और एक ऐसा फैक्चुअल या फिर बनाई हुई स्टेटमेंट में कैसा डिफरेंस होता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये सारी जेनरिक स्टेटमेंट है, और इस वाले में देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है, दे में रिलीज लेथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा पोल्यूटेंट, देख रहे हो, ये जेनरिक स्टेटमेंट, जहाँ पे ऐसा कोई ऐसा टर्म यहाँ नहीं दिया है कि जहाँ से उसको आप सिग्निफाई कर सको परसेंटेज में कि लेथल क्वांटिटीज़ है, स्मॉल है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 2 3 इसमें हो जाएगा, इसमें भी 1 2 3 हो जाता, बट यहाँ पे लेथल क्वांटिटीज़ वाला एक दिया हुआ है, बट जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। फिर देखो ब्लू कार्बन ऐसा स्टेटमेंट, ए और डी में आ जाओ सीधे। कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ये भी पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट, बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल, कंटेन इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ब्लू कार्बन, ब्लू मतलब वो कहीं ब्लू सोर्स से ही आ रही होगी, तो ओशियन, कोस्टल इकोसिस्टम ये ब्लू में होते हैं। एटमॉस्फेयर भी वैसे ब्लू ही देखा जाता है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये तो थोड़े ब्लैक में हो जाते हैं। चलो, फॉरेस्ट, बायोमास, ग्रीन, एग्रीकल्चर सॉइल ये तो ब्राउन और ग्रीन बोल सकते हो, सिंपल सी चीज़। तो ब्लू में मोस्टली यही दो आ रही हैं, तो यहाँ पे आप 50-50 आ जाते हैं। और अगर थोड़ा सा और इसमें आपको रिस्क लेना पड़ता, बाकी ऐसे में आप कोस्टल एंड इकोसिस्टम, मैं तो यही मार करता, क्योंकि ब्लू है तो मोस्टली ये होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का रंग जरूरी होना है कि वो तो रेड भी हो जाता है, ऑरेंज भी हो जाता है, तो ब्लू तो मोस्टली इसी से रिलेटेड होगा, ओशियन कोस्टल से। अब देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सॉइल, जो सरफेस पे सर्वाइव करेगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 1 4 2 2 3 1 3 4, मतलब 1 2 3 4 इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, चारों ऑप्शन सही नहीं है, एक तो ऑप्शन इसमें से गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मशरूम, अगर डोरेमोन देखा है बचपन में तो उसमें भी देखा होगा कि मशरूम तो मतलब उसमें उगते हैं ना सॉइल पे, सिंपल सी चीज़ है। और जहाँ भी अगर देखा होगा मशरूम का इधर उधर, तो वैसे तो सॉइल पे इतना तो पता ही होता है, कार्टून देखा है तो भी पता ही लग जाता है। तो चौथा तो सीधे सीधे कट हो जाएगा, 2 2 बचा 3, तो मतलब 2 तो सही है, 3 रह गया। और लिचन एंड मॉस दोनों एक ही साथ आते हैं, 2 और 3 सीधे आंसर आ गया, बिना पढ़े, अगर नहीं पढ़ा है तो भी नॉर्मली ऐसे। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। तो सिंपल सी कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, नट ग्रास, चारों ग्रास हैं। वर्ड इधर से देखना है, तो मोस्टली अगर गांव में या फिर अगर पुरानी कोई वीडियोस देखी तो मोस्टली लोग लेमन जो होता है उसको छिड़कते हैं, या फिर उसको भी थोड़ा जला कर कैसे रखते हैं ताकि उससे महक आती, कहते हैं मच्छर या वो मॉस्किटोज़ नहीं होंगी। गाँव में मैंने देखा है कि वहाँ से मुझे पता था कि लेमन जो होता है थोड़ा उसमें सिट्रस नेचर होता है, तो उसकी महक से नहीं आते हैं मोस्टली, तो इसलिए लेमन ग्रास ऐसे तो हो जाता। बाकी आपको इसमें तो थोड़ा सा डाउट होता, तो वहाँ से आपको निकालना पड़ता। फिर अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी देखो 4 ऑप्शन है, 2 का स्टेट दे रखा, मतलब 4 में से 2 ही सही हैं और 2 तो गलत हैं। अब यहाँ लिखा है प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ द ओशियन,
ठीक है। और थोड़ा भी अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होता बेसिक का तो आपको पता होता ये डायोएटम एंड साइनोबैक्टीरिया 2 और 3 सीधे सीधे आ जाता। लेकिन इसमें मैं ये आपको बता रही है क्यों कि यहाँ पे देखो ऑप्शन पहले देखा करो कि कितने सही हैं। अब यहाँ पे आपके 2 सही हैं 2 गलत है, तो आपको यहाँ पे 2 गलत करने पड़ेंगे। तो 2 गलत निकालो कौन कौन से हो सकते हैं जो आपको लग रहे हैं। डाई एटम, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर लिखा है, तो एटम से बना डाई एटम, तो क्या पता उसी के फॉर्म में हो तो कुछ छोटा सा, तो क्या मे भी हो सकता है डाई एटम, तो हो सकता है ना कि प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद आगे कुछ और लोग उसको खाते होंगे। तो तीसरा तो हो सकता है। तो मतलब फिर से आप देखो 50-50 पेज पे आ गए, 2 3 3 4, तीसरा आपका कॉमन है। 2 और 4 में देख लो साइनोबैक्टीरिया या फिर प्रोमिनीफेरा, तो यहाँ पे आपको 50-50 में फिर चांस लेना पड़ता। फिर देखो टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर विच ऑफ द अबंग ऑर्गेनिज्म रोल अप और प्रोटेक्ट इट देयर वनरेबल पार्ट। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखो, अब इसमें आपने अगर थोड़ा भी पता होता तो आपने पेंगोलिन को देखा होगा या फिर कहीं भी पढ़ा होगा, तो पेंगोलिन आपको पता है कि रोल अप कर लेती खुद को। तो अब इसमें 3-3 पे यही 2 ऑप्शन है, इसमें भी आप 50-50 पे आ जाते हैं, फिर आपको एक ढूंढना पड़ता कि क्या हो सकता है, राइट। कि अब देखो दूसरा वाला तो आपका, अगर यहाँ पे आप आ गए हो कि आपको पता है पेंगोलिन सही है, ठीक है, तो दूसरा वाला सिंपल सा आपको पता है, दूसरा तो होगा ही नहीं, दूसरा आपका कट जाएगा। फिर हेगड़े ऑग, तो 3 में से 2 का रूल 3 दिए तो मोस्टली 2 तो यूपीएससी सही देती है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि 3 में से क्या होंगे, कि आपके पास एक है ऑप्शन, जैसे ये वाला ऑप्शन है कि 3 या फिर 1 2 3, और आपको ये पता है कि दूसरा नहीं है या फिर आपको 3 का कंफर्म है, तो 3 है, तो 3 में से 2 का हमेशा मार के आया करो, क्योंकि 2 मोस्टली यूपीएससी सही देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो रिस्क है, उसमें भी रिस्क थोड़ा उठाना पड़ेगा, बट ओवरऑल बेनिफिट देखोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव में रहोगे अगर आप करके आते हो। फिर देखो 5वीं स्टेटमेंट का आ गया, 5 में से 3 का रूल है, सिंपल से पढ़ते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे क्या है 1 2 4, यहाँ मतलब 3 और 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 और 4 नहीं है। विथ रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट वॉज फर्स्ट इंडोज इन द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट 2014। 2 फैक्ट हैं। It endorses global timeline to end the loss of forest. Generic statement. It is a legally binding international declaration. ये भी थोड़ी generic statement नहीं है। It is endorsed by government, big companies and indigenous communities. हाँ ठीक है, India was one of the signatories at its inception. ये भी थोड़ी doubtful statement है। तो अपनी सही generic क्या क्या है, दूसरी चौथी अपने को पता है सही है, दूसरी चौथी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दूसरी चौथी एक ही स्टेटमेंट में है, 1 2 4 आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से बेसिस पे पूरे क्वेश्चन होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें भी 5 हैं, 5 में से 3 का रूल। फिर देखो यहाँ पे 3 पे आ गए, ये इसमें क्या है 3 और 5 नहीं है, इसमें 1 और 2 नहीं है, तो 3 और 5। माइक्रोवेव ओवन, टेलीफोन्स लाइन्स, इसमें 1 2 ब्रेक ऑफ इंजन और ये बोला गया है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स suspected to be cause neurodegenerative problems are generated in environment pollutant from which of the following। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स मतलब किससे निकलते होंगे, मोस्टली मैग्नेट से निकलते होंगे। मैग्नेट कहाँ होता है, ब्रेक ऑफ द मोटर व्हीकल्स होता है, इंजन्स ऑफ द मोटर व्हीकल हाँ होता है, जहाँ लोहे का काम वहाँ मोटर व्हीकल होती हैं। फिर माइक्रोवेव स्टील लिथियम्स हाँ हो सकता है, टेलीफोन्स लाइन्स इसमें भी हो सकता है, ठीक है। पावर प्लांट्स इसका थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, ब्रेक ऑफ द मोटर ये हो गया, इन माइक्रोवेव स्टोव्स विथ वोवन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। ऑप्शन में 1 2 4 है, इसमें 3 4 5 है, तो इसमें क्या है, एक में 3 5 नहीं है, इसमें 1 2 और 4 है, और इसमें 3 4 5 है ना, तो इसमें 1 2 नहीं है, तो सीधे 1 2 4 का ऑप्शन आ गया आपका सीधा। 5 में से 3 का रूल, ठीक है। 1 2 4 ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल ये हो गया, और पावर प्लांट्स ये हो गए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। आपको थोड़ा इसमें रिस्क तो वैसे लेना पड़ेगा कि ये वाला ऑप्शंस में जाना है या फिर ये में जाना है, तो इसमें आपको थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है, लेकिन कोशिश करोगे तो बेटर हो जाएगी धीरे धीरे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये वाला। अब ये देखो बायोजियो केमिकल साइकिल्स की बात कर रहा है। द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ लेथल ऑफ न्यूट्रिएंट टू इंटर द साइकिल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मेन सोर्स बोल रहा है वेदरिंग ऑफ रॉक है, कार्बन
हमारे तो एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है, तो मेन सोर्स नहीं होगा। नाइट्रोजन पाया जाता है। फॉस्फोरस सल्फर 50-50 पे आप आ गए। अब सल्फर भी आप देखोगे तो मोस्टली थोड़ा बहुत मिल जाता है, राइट, एटमॉस्फेयर में। एक फॉस्फोरस ही है जो मेन रॉक से आता है, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। फिर डेट्रीवोरस के बारे में बात कर रहा है। फिर 5 ऑप्शन है, 5 में से 3 पे आ गए। 3 का ऑप्शन कौन कौन सा है, ए और सी, इन दोनों में आपको देखना है। इसमें क्या है, 3 और 5 नहीं है। मिलीपीड्स और वुडलीस। अब डेट्रीवोरस की बात कर रहा है, वुडलीस, दीमक। दीमक तो होता ही है ना, सिंपल सी बात है, 5वां तो होगा ही। तो 5वां जिसमें नहीं है उनको तो काट दो आप, ये काट दो, बाकी सब में है। तो 3-5 में 1-3-5 बचा, तो 1 अर्थवॉर्म, 3 मिलीपीड्स और 5 वुडलीस। हाँ, ये तीनों हैं, 1-3-5 आंसर आ गया आपका। फिर देखो, कॉमन कार्बन मेट्रिक की बात की जा रही है यहाँ पे। तो असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन की बात कर रहा है ये, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में, और असेसिंग। फिर इनेबलिंग commercial farming in cities around the world to into the carbon emission trading, enabling government to assess the overall carbon footprint caused by their countries, assessing overall carbon footprint caused by the use of fossil fuel by the world in a unit time. कॉमन कार्बन मेट्रिक मतलब अलग अलग डिफरेंट जगह पे कार्बन को मीटर करने के लिए कॉमन यूनिट बनाई गई होगी, उसी को बोलते होंगे कॉमन कार्बन मेट्रिक। तब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये दोनों वर्ड कह रहे हैं इनेबल करने के लिए, ये कह रहे हैं एसेस करने के लिए, और मोस्टली ऑप्शन ए और डी में भी है, और ए और डी में ही हो सकता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है एसेस ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय द वर्ल्ड इन अ यूनिट टाइम। अगर ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट को ही करना है तो फिर कॉमन कार्बन मेट्रिक की जरूरत है, फिर तो आप एक ही मेट्रिक ले आते, उसी से हो जाता। कॉमन का मतलब तभी पड़ रहा है ना कि मतलब डिफरेंट लोग कर रहे हैं और आपको उसका एक कॉमन यूनिट चाहिए जिसकी वजह से सारे लोग उसी यूनिट में करें, राइट। तो पहला ऑप्शन क्या है, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो ये आपका हो जाएगा पहला, असेस करने के लिए। इसमें भी आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा आपको इसके लिए बेसिक साइंस की ज़रूरत पड़ेगी पढ़ने के लिए। ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो, 64 योगिनी का। इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट अराउंड द डिज़ाइन ऑफ कच्छपादा डायनेस्टी। इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। तो क्या पता और भी हो, एक और भी हो, सारी सर्वे तो ही ना कर रखा, क्या पता कोई और भी मिल जाए सर्कुलर। दूसरा आपका सीधा सीधा काट दो, 1 और 4 आंसर आ गया आपका सीधा। 1 और 4 डिज़ाइन गिव द पॉपुलर बिलीव दैट इज द इंस्पायरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। ये देखो, वेल नोन हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, ये तो एक सीधा सा क्वेश्चन था ढोला वीरा का, IBC का। अगर आपने पढ़ा होता है ये हो जाता, बाकी नहीं पढ़ा है तो ये भी देखो। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी का पूछा है, मतलब 1600 से 1625 के बीच में इंग्लिश की फैक्ट्री कहाँ थी। तो स्पेक्ट्रम पढ़िए तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता, भरूच। फिर ये देखो, हर्षवर्धन के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे देखो 6 ऑप्शन है, 6 में से 4 का रूल, 4 ऑप्शन वाले एक ही स्टेटमेंट ही है आपकी यहाँ पे, 1, 3, 4 और 6। यादव ऑफ देवागिरी, ये तो खिलजी के टाइम पे थे, जब खिलजी ने किया था। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो वहाँ से भी आपका ये निकाल सकते थे। 5वां आप सीधे सीधे कैंसिल कर देते यहाँ 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 6। जब आपका ये बच रहा है तो उसमें 4 ऑप्शन, लेकिन देखो 6/4 का रूल ना फेल भी हो जाता है। जैसे इस बार का 2023 का क्वेश्चन आया था ना यूक्रेन का बॉर्डर का, उसमें बहुत सारे लोगों ने यही गलती की थी कि 6 ऑप्शन थे, उसमें नॉलेज की बेसिस जाके ऐसे ट्रिक पे गए। तो भी तो देखो, हर एक चीज़ के अपने पॉजिटिव भी हैं, निगेटिव भी हैं, तो वो आपको ऊपर है। आपको अगर रिस्क देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन में रिस्क लेना पड़ेगा तभी होंगे मोस्टली, लेकिन अगर आप ओवरऑल बेनिफिट देखोगे ना आउट ऑफ 100, तो उसका जो एक क्राइटेरिया है ना कि रिस्क बेसिस पे, वो हमेशा आपको पॉजिटिव में मिलेगा, वो आपको कभी नेगेटिव में नहीं मिलेगा अगर आपने PYQ को अच्छे से एनालिसिस करके गए हो। फिर अगला क्वेश्चन, द वोमेन इन विजयनगर एम्पायर वॉज एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में मिनिमम 2 का दिया हुआ है कि 2 ऑप्शन मिनिमम सही हैं, तो मतलब 2 तो आपने को सही करने ही करने हैं इसमें। तो वुमेन किस किस चीज़ में सही हो सकती हैं, एस्ट्रोलॉजी, सूद सिंह, ये दोनों सेम है, चलो ठीक है, इन दोनों को मान लेते हैं। और ऐसा क्या काम है, जैसे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग को भी मान लेते हैं कि वुमेन उसमें ठीक करती होंगी। 2, 3, 4 अपने को लग रहा है कि ये सही हो सकता है, ठीक है। 2, 3, 4 का कोई ऑप्शन है, 2, 3, 4 का एक ही ऑप्शन है जिसमें 2, 3, 4 तीनों सही हो सकता है, राइट। तो सीधे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आपका ऐसे आ जाएगा अगर आप 2, 4 करते हो ये दोनों, क्योंकि अकाउंटिंग भी एक ऐसा काम है, क्या पता 1-2 वुमेन करती हूँ तो वो भी आपका उसमें आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो थोड़ा फैक्चुअल था,
ये क्वेश्चन भी आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होती तो डायरेक्ट आ जाता, बुर्जुम रॉककट साइंस नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, ये 2023 का भी अपना पेपर आया था ना मंगोल इन्वेजन का, उसमें भी एक टॉपिक आया हुआ था। ये क्वेश्चन भी देखो, ये क्वेश्चन वहीं से बनाया गया है। अगर आपने PYQ से ये चीज़ पढ़ी होती तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली उस दिन वहाँ पे वो हो जाता। फिर देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, द सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जीसस ऑर्डर। हाँ हो सकता है, होंगे। सेंट फ्रांसिस डाइड इन गोवा, एक फैक्ट दे दिया, एंड चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। फिर द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। हो सकता है गोवा में क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा हैं। तो दूसरे में एक फैक्चुअल है, बाकी 2 जेनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें भी 3 में से 2 का रूल लगाओ सीधे सीधे, जो जब से ज़्यादा फैक्चुअल है उसको गलत मानो, दूसरा क्रॉस कर दिया, 1 और 3 आंसर आ गया। फिर ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, मिताक्षरा और दयाभागा के बारे में था। मिताक्षरा दयाभागा, क्या पता इन दोनों ने इसमें स्वैप कर दिया हो, ऐसा हो सकता है मे बी। दूसरे में देखते हैं, मिताक्षरा सिस्टम सन क्लेम करता है प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर। दयाभाग में क्या, ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर सन कैन क्लेम द राइट। यहाँ पे भी एक दिया हुआ ऐसे स्टेटमेंट स्वैप वाली। फिर मिताक्षरा सिस्टम में देखते हैं क्या बोलता है, डील विद द मैटर्स प्रॉपर्टी रिलेटेड दो हेल्ड बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। दयाभागा सिस्टम कहता है प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ऑप्शन देखो 1 2 3 का ऑप्शन नहीं है, मतलब तीनों के तीनों सही नहीं है, मतलब एक स्टेटमेंट तो गलत है अपनी। ठीक है, अब स्टेटमेंट गलत कौन सी है, कोई सी भी आप देखो निकाल सकते हो। मिताक्षरा अपर कास्ट की बात करता है, दयाभाग लो सिविल लॉ है फॉर लोअर कास्ट। तो क्या पता इसमें हो स्वैप या फिर तीसरे वाले में हो, राइट। तो अगर हम मान लो पहले वाले को मान लेते हैं कि पहले वाले में स्वैपिंग है हमारी, तो पहला वाला काट दो, ये काट दो, अब 2 और 3 बचा बस आपका, कि दूसरे और तीसरे में से एक सही होगा। अब दूसरे तीसरे में 50-50 में आपको चांस लेने पड़ेंगे। ठीक, तो ऐसे ही है, तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ेगा। तो अब जैसे इसमें 2 वाला मोस्टली ज़्यादा सही है कि लाइफ टाइम ऑफ दयाभाग ओनली आफ्टर द फादर कैन क्लेम द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरे में ये मिताक्षरा वाले में कि ओनली बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और दयाभाग में बोथ मेल और फीमेल की मेंबर्स का रेगुलेशन दिया। तो बेसिकली दोनों में तीसरी वाली स्टेटमेंट भी गलत दी हुई है इनकी, तो 2 आंसर इसका आ जाएगा। फिर ये देखो 1990 रिफॉर्म के बारे में बताया गया कि वोटिंग राइट टू ऑल वोमेन अबव द राइट एज ऑफ 21। ऑल द वोमेन को ब्रिटिश सरकार क्यों देगी, इतनी अच्छी कब से हो गई, सिंपल सी बात है, हटा दो। और जब 1935 में रिजर्व सीट्स मिली हैं लेजिस्लेचर में, तो 21 में वोटिंग राइट्स कहाँ दे देंगे, दूसरा स्टेटमेंट सिर्फ सही है। ये क्वेश्चन देखो, इसी बार का एक 2023 में एक और क्वेश्चन आया है, सेम इसी से बनाया है, नेशनल हैंडलूम डे का राइट स्वदेशी मूवमेंट से उन्होंने बनाया था, 7 जुलाई करके या फिर 5 जुलाई का, ऐसे कोई क्वेश्चन था आई थिंक, या अगस्त का। ये क्वेश्चन देखो, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन के बारे में बात किया गया है। तो ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस रिलिक्स इन इंडिया कौन था, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, MK गांधी, सरोजनी नायडू। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से ज़्यादा सॉन्ग वगैरह ऐसा मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, जो मतलब मोस्टली प्रिजन्स में ज़्यादातर गए हैं और उन्होंने ही वहाँ पे ऐसा लिखने वगैरह का काम किया। और सॉन्ग्स बाल गंगाधर तिलक तो लिखते नहीं सॉन्ग्स, जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी लिबरल थे, तो ऐसा सॉन्ग्स वगैरह प्रिजन से ऐसा कुछ उनका काम होता नहीं। सरोजनी नायडू जी के बारे में उतना कुछ पढ़ा नहीं, और इन चारों में सबसे मोस्ट पॉपुलर 2 ही लोग हैं, नेहरू और एक गांधी, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो गांधी के बारे में क्वेश्चन पूछता भी तो ऐसे जा सकते थीम वाइज। फिर सेक्रेटरी, ये स्पेक्ट्रम का सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी होती तो ये करते थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये भी देखो स्पेक्ट्रम का सीधा सीधा क्वेश्चन है, ऑफिसर्स ऑफ INA। फिर देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी देखो विजयनगर एम्पायर का एक क्वेश्चन आया हुआ है। विजयनगर एम्पायर हर बार आता है, विजयनगर एम्पायर का यहाँ पे भी एक था। ये देखो, इट वाज ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ देवराय सेकंड विजयनगर एम्पायर, वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। विजयनगर एम्पायर के क्वेश्चन आते हैं, सही करके आया करो, पढ़ के जाना पूरा विजयनगर एम्पायर। इसमें भी और ऑप्शन में अगर विजयनगर एम्पायर हो ना तो उसको मार करके आना, विजयनगर एम्पायर हमेशा सही होता है, ये थीम बेस्ड पे होता है। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अजंता केव, सांची स्तूपा, पांडुलेन केव, अमरावती।
अब अजंता केव से क्या है क्वेश्चन, यूपीएससी हर बार एक पूछती है, उसका आंसर अजंता केव ही होता है। तो अजंता केव अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो अजंता केव आप मार के आना। मोस्टली केसेस में अजंता, क्योंकि थीम वाइज बेसिस पे अजंता ठीक होता है, ठीक है, यूपीएससी करती है। 21st सेंचुरी एक फैक्ट इज डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज बाई यूनिसेफ, ठीक है, 2 फैक्ट। द डिमांड दैट द बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाई रेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो हाँ, हो सकता है कि पाकिस्तान के असेंबली में रेस किया गया हो भाई, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान भी था तो बांग्ला वहाँ की थी। तो ये पहला, तो दूसरा सही हो सकता है। पहले में 2 फैक्ट हैं, काट देते हैं, आ गया सेकेंड। फिर देखो यहाँ पे देखो पर्माकल्चर और कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग के बारे में बात की जा रही है। तो पर्माकल्चर कह रहे हैं कि डिस्करेज करता है मोनो कल्चरल प्रैक्टिसेस को, बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। हाँ ठीक है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, पर्माकल्चर फार्मिंग ये पॉजिटिव सेंस में होगी, डिफरेंट कन्वेंशनल पुरानी टेक्नोलॉजी केमिकल फार्मिंग ये नेगेटिव में होगी, ठीक है। नई चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही हुआ। कन्वेंशनल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी बट ऑकरेंस ऑफ सच फिनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन पर्माकल्चर फार्मिंग। हाँ, ये भी ठीक हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी में वो सैलिनिटी वाली प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ओके। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज ईजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो ईजिली पॉसिबल इन सच रीजन्स। ये कौन सी बात है, कोई नई टेक्नोलॉजी है तो पुराने के जितने क्या नाम है लूप्स होंगे उसको कवर करेगी ना। अगर पुरानी सेमी एरिड में तो नई टेक्नोलॉजी अगर कोई ले करके आ रहा है तो ज़रूरी है कि वो उस रीजन में भी होगी। तो तीसरी स्टेटमेंट काट दी। चौथी, प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। ये हाँ, ये भी हो सकता है, प्रैक्टिस जो है मल्चिंग की वो पर्माकल्चर में थोड़ी इंपॉर्टेंट लेकिन कन्वेंशनल केमिकल में नहीं थी, हो सकता है क्योंकि नई प्रैक्टिस है। चौथा भी सही है, 1 2 4। तीसरा आपका सीधे से गलत, आपका आंसर आ गया। पाल्म ऑयल से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। द पाल्म इज नेटिव टू द साउथ ईस्ट एशिया। एक फैक्ट, द पाल्म इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज इन प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। सम इंडस्ट्रीज, हाँ ठीक है। द पाल्म ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। हाँ, कैन बी यूज। ओके, 2 और 3 सीधे आंसर आ गया। तीनों के तीनों सही थे, ऐसी प्रॉबिलिटी बहुत कम है और 3 में से 1 सही थे, ये भी प्रॉबिलिटी कम है तो ओनली 2 ऑप्शन सही हैं, 2 और 3। ये देखो ये क्वेश्चन भी ठीक है, इसका आंसर तो सीधे अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है ज्योग्राफी में ही दिया हुआ, एनसीईआरटी में ही अगर आपने पढ़ा होता तो वहाँ से क्वेश्चन हो जाता। फिर देखो इन इंडिया दिदवाना, कुचमन, सारगोल, खाटू आर द नेम्स ऑफ ग्लेशियर। खाटू नाम ग्लेशियर का क्यों होगा, राइट। खाटू ग्लेशियर सुना तो नहीं आज तक। मैंग्रोव एरिया हो सकता है, दिदवाना वगैरह ऐसे सुना है, दिदवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे करके बर्ड पार्क, ठीक है। तो एक मैंग्रोव को रखते हैं। रामसर साइट, कुचमान, सरगोल, खाटू। खाटू नाम की रामसर साइट तो हमने भी नहीं पढ़ी क्योंकि रामसर साइट्स मोस्टली यूपीएससी का पीवाई की अगर कोई जाता है तो पूरा पढ़ के जाना चाहिए। तो अब बचा क्या इन सब में से, ए और डी में मोस्टली होता है तो अब सलाइन लेक्स बची हैं। तो सलाइन लेक्स हो सकता है क्योंकि सलाइन लेक्स मोस्टली लोग पढ़ के भी नहीं जाते हैं और सलाइन लेक्स ऐसी हैं कितनी सारी हैं, तो क्या पता एक का खाटू हो, तो मोस्टली सलाइन लेक्स पे आप जा सकते हो इसमें। फिर देखो विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट से कौन सी राइज करती हैं, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे 4 दी में 2 ही है, मतलब 2 तो आपके गलत हैं, तो 2 गलत इसमें से निकालो कौन कौन से हो सकते हैं। ब्राह्मणी, बैतरानी, ये सारी वेस्ट उड़ीसा के साइड से निकलती हैं तो मोस्टली ये वहाँ पे नहीं होंगी ईस्टर्न घाट्स पे। तो ये क्या हो गया आपका, पहला आपका काट दो, पहला ये कट गया। 2 4 3 4 बचा। वंशधारा, मतलब वंशधारा आपकी सही है। 2 और 3 में आपको 50-50 में यहाँ पे फिर आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है कि नागवल्ली होगी या फिर सुवर्ण रेखा होगी, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको निकालना पड़ता, बाकी थोड़ी सी मेहनत करते तो आपका 2 और 4 ये आपका हो जाता अगर आप रिस्क ले करके जाते। फिर देखो ये देखो यहाँ पे एक बॉडी दे दी, द ग्लोबियन ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इंटरनेशनल वाटर। एक फैक्ट है, इंडिया हैज़ रिसीव लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल वाटर, ठीक है। रेयर अर्थ मिनरल प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन द इंटरनेशनल वाटर, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये भी PYQ है, ये आपका 2022 में आए पूछा गया है। ये मोनजाइट वाला जो है, मोनजाइट और थोरियम यहीं से बना है वो क्वेश्चन। ग्लोबल ओशियन कमीशन, यहाँ पे एक बॉडी दिया हुआ है, यहाँ पे बॉडी किसकी चेंज कर दी, ISA इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, यहाँ पे सी बेड दिया हुआ है। और सी बेड क्या है, ये भी PYQ है। इन दोनों में से देखो इंडिया इतनी मेजर कंट्री है, अब इतने एक्सप्लोरेशन करती है तो इंटरनेशनल वाटर में उसे मिल ही गया होगा लाइसेंस।
सिंपल सी बात है। और रेयर अर्थ मटेरियल सी फ्लोर बेड पे होते हैं इंटरनेशनल वाटर के, ये भी सही बात है। ये 2 चीज़ें तो ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी, सबसे फैक्चुअल चीज़ यहाँ पे ये है, ओशन, ग्लोबल ओशन कमीशन। पहला आप काटते 2 3 आपका आंसर आ जाता। तो देख रहे हो जो बॉडी होती है ना वो हमेशा हर जगह गलत होती है मोस्टली केसेस में। तो जहाँ भी ऐसा फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको तुरंत काट देना। 1-2 क्वेश्चन अभी इसका भी एक एग्जांपल देखो, कहाँ पे नहीं काटना, कहाँ कहाँ पे आप गलत हो सकते हो, वो भी इसमें इसी पेपर में आपको मिलेगी। 2020 का पेपर बहुत शानदार पेपर आया था। हु अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। वाटर एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? वाटर एफिशिएंट मतलब जो सबसे कम पानी लेता हो, और यहाँ पे लिया लीस्ट वाटर एफिशिएंट। लीस्ट वाटर एफिशिएंट का मतलब जो सबसे ज़्यादा पानी लेता हो। फिर मिलेट, रेड ग्राम, सनफ्लावर, ये सारे क्या है? थोड़े थोड़े पानी वाले। शुगर केन, शुगर केन इन सब में ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पानी लेता है। सीधे सीधे आंसर आ गया शुगर केन। सॉरी। फिर अगले क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का। ये क्वेश्चन 2022 या 23 में भी आया हुआ है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब ये देखो, द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय द क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। द प्रोजेक्ट ऑफ CCAF is carried out under consultative group of the consultative group on international agriculture research headquartered in France। ठीक है। The International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropic Agri-Site in India is one of the CAGR's research center। ठीक है। तो ये चलो ठीक है, हमने ये मान लिया। अब इसमें देखो ये फैक्ट ही फैक्ट हैं। CAE हो गया, ICGR हो गया, यहाँ पे एग्रीसैट हो गया, या CGI का रिसर्च सेंटर हो गया, क्लाइमेट स्मार्ट, यहाँ पे भी एक फैक्ट दिया हुआ है, और ये सारे फैक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। जनरली देखोगे ना, ऐसे जो फैक्ट होते हैं जहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल में दी हुई हो, आपस में एक चीज़ें जुड़ी हुई हो, राइट। तो ऐसी स्टेटमेंट मोस्टली अगर आप देखोगे ना, ये PIB के आर्टिकल से निकाली हुई होती हैं, या फिर ऐसा कुछ जो मेन उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है होता है ना, पेपर, उस डॉक्यूमेंट का पेपर के स्टार्टिंग 1-2 पैराग्राफ से ये लाइंस बनाई गई होती हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट ऑल पूरे 1 2 3 सही होते हैं ऐसे फैक्ट में। तो ये 1-2 क्वेश्चन अगर आप ट्रिक्स के साथ जाओगे तो थोड़े बहुत गलत हो जाएंगे ट्रिक्स के थ्रू। बट द थिंग ये है कि अब मेन क्या है कि हमें मेजॉरिटी देखनी पड़ती है। तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे ना, अगर आप कर रहे हो तो ट्रिक्स के अगर आपने 10 अटेम्प्ट किए तो 6 प्रॉबिलिटी होती है कि आपके सही हो जाएँ। ठीक है। तो वही है कि 4 का आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो 4 में एक ऐसे क्वेश्चन आपके काउंट होते हैं कि जहाँ पे आप गलत करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उस अगर आप उस पूरी प्रोसेस के थ्रू जाते हो। फिर देखो, लीफ लेटर डिकम्पोज फास्टर दैन इन एनी अदर बायोम। ठीक है। एज अ रिजल्ट द सॉइल इज ऑलमोस्ट बेयर अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, वेजिटेशन लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट दैट रीच अप टू इनटू द कैनोपी विकर्सली by climbing the trees or as epiphytes rooted in the upper branches of it. This is most likely a description of। ये देखो, डिकम्पोज फास्टर देन अदर बायोम, जैसी अगर ये चीज़ लिखी है सीधा सीधा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में UPSC क्वेश्चन पूछती है। 2023 के पेपर में भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के न्यूट्रिएंट के बारे में, कि न्यूट्रिएंट वहाँ पे वॉश अवे हो जाते हैं, या ऐसी स्टेटमेंट आई थी कि वो बहुत रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं। यहीं से क्वेश्चन बना हुआ था वो भी सेम चीज़। PYQ करने का यही फ़ायदा होता है आपका। फिर देखो, ये भी क्वेश्चन वहीं से आया हुआ बायोम से, कि द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड एंड स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बस एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली kept in check by one or more combination of the some condition which of the following are conditions। तो 5 है, 5 में से 3 का रूल लगाया, 3 वाले स्टेटमेंट देखे, 2 3 4 2 3 4 1 3 5 3 3 कॉमन 2 4 1 5 देख लेना है। फायर और सीजनल रेनफॉल, हाँ ये दोनों हो सकती हैं। और 1 और 5 देख लेते हैं। बरोइंग एनिमल एंड में सॉइल प्रॉपर्टीज़, इन दोनों का उतना रिलेशन नहीं है। अगर फायर हो जाती है तो हाँ घास छोटी होती है इसलिए ग्रेजिंग, हर्बीवोरस उसको ग्रेस करते रहते इसलिए हाँ घास छोटी छोटी होती है, ट्रीज स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है। सीजनल रेनफॉल होती है, पानी कम होता है इस वजह से ट्रीज उतने ग्रो नहीं कर पाते, तो हाँ ये दोनों ठीक है। सॉइल प्रॉपर्टीज़ का उतना कोई ऐसा डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तो 2 3 4 आपका सीधे सीधे आंसर आ गया। फिर देखो, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। और क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो हाँ, पोलर आइस कैप और ग्लेशियर्स में तो ज़्यादा ही पानी है ग्राउंड वाटर से, तो दूसरी स्टेटमेंट तो ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर में सिंपल सी बात है ना कि ज़्यादा पानी होगा, ग्राउंड वाटर में ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि रिवर और लेक तो उसके ऊपर ही है ना, और वही पानी तो रेसिपेट होकर नीचे जाता है ग्राउंड वाटर में, राइट। तो सिंपल से बात है, ग्राउंड वाटर में ज़्यादा होगा, तो पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी सही आपकी। और वैसे ही पता है 2011 में भी यही क्वेश्चन सेम आया हुआ है, 2011 का PYQ है, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है।
फिर से देखो 5 वाले रूल पे आ गए, 5 का 3 स्टेटमेंट मोरिंगा के बारे में पूछा गया है। 5 में से 3, 3 4 5, 1 3 4, यहाँ पे 1 2 नहीं है, यहाँ पे 2 और 5 नहीं है, ठीक है। 1 2 पहले चेक कर लो। मोरिंगा ड्रम्स लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री, एक फैक्ट। टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, 2 फैक्ट। तीसरी, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिन ट्री कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, ये भी फैक्ट में ही है, मान लो नहीं होता। इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिन ट्री एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, तो हाँ ये ठीक है, एक्सपोर्ट करती है। अगर एक टैमरिन या एक सीड भी हो गया मोरिंगा का, तो भी वो भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगी। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिन कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, हाँ ये भी सही है। तो मतलब चौथी और पाँचवीं तो आपकी जेनरिक स्टेटमेंट है, सीधी सीधी सही ही है। तो चौथी पाँचवीं यहाँ पे ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो बस यही हो गया 5 में से 3 का रूल, ये आपका सीधे सीधे आंसर आ गया 3 4 5 का। और पहली 2 स्टेटमेंट देख रहे हो आप, ये दोनों फैक्चुअल भी है और ये तीनों जेनरिक हैं। ये देखो, ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है वो फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, ब्राउन से क्यों होगी? ब्राउन से तो ब्लैक कैसे बनेगी? ग्रेनाइट एंसेस्ट से क्यों होगा भाई? वो वेदर क्यों करेंगे? सेल एंड लाइमस्टोन। फिजराइल वॉल्केनिक रॉक, तो यही होता है। एनसीईआरटी पढ़िए, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है नॉर्मल। देख रहे हो एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस, बेसिक लेवल के। ये देखो, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स के बारे में पूछा, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड, तो हाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकती है, अप्लाई हो सकती है। बायरेटर यूजर्स वेक्टर, तो हाँ हो सकते हैं दोनों को। वेक्टर तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तो ये दोनों को भी कर सकते हो, बोथ 1 and 2 आंसर आ गया। ये देखो, बॉल गार्ड एंड बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है। क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ क्लॉड प्लांट, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, यहाँ पे भी क्रॉप प्लांट है। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ मल्टी फर्टिलाइजर, तो मतलब ऑप्शन इन्हीं दोनों में आएगा। आप 50-50 में आ गए यहाँ पे, आप क्रॉप प्लांट। अब यहाँ पे देखना है क्लोनल प्रोपोगेशन है या फिर डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, आपका जेनेटिक वाला इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपका माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ का है ना, 3 पेरेंट बेबी का ये क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होता ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेते। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ये भी यूपीएससी ने पूछा और वहीं से एपीवाई का क्वेश्चन है 66 वाला, तो इसमें भी आप कर लेते। इसमें आपका सीधे बी आ जाए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते कि जेनेटिकली मॉडिफाइड यूपीएससी मोस्टली पूछती है, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम, तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे आपका 1 and कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम, इसका शायद 1 और 2 है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन पता है कैसा है, ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये 2011 या 2012 का PYQ है, यूपीएससी ने इसको पूछा हुआ है। और वहाँ पे से आई थिंक यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी कि वायरस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन सिंथेटिक मीडिया, और वहाँ पे उसको सही माना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन आई थिंक 3 नहीं होगा कि ये वायरस अपनी यूपीएससी पुरानी स्टेटमेंट पे ही जाएगी, वायरस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। तो देख रहे हो कितने क्वेश्चन PYQ से आते हैं। ये एडिनो वायरस और रेट्रो वायरस के बीच में है, तो यहाँ पे स्वैप भी हो सकता है, उन दोनों ने आपस में मिलकर स्वैप कर दिया। कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एडिनो वायरस वेयर एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रो वायरस। हाँ, तो रेट्रो वायरस तो मतलब ज़्यादा बड़ी बीमारियां करता है और एडिनो वायरस छोटी मोटी बीमारियां करता है, सिंपल सी चीज़ है। दूसरा तो सही हो गया, पहला सिंगल स्ट्रैंडेड और रेट्रो वायरस है डबल स्ट्रैंड, तो नहीं, रेट्रो वायरस सिंगल स्ट्रैंड होता है और एडिनो वायरस डबल स्ट्रैंड होता है। पहला गलत, दूसरा ओनली 2 आ गया आपका। देखो स्वैपिंग कर रखी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, ये देखो, वाटर डाइजॉल्व करता है मोर सब्सटेंस इन देन अदर लिक्विड बिकॉज डाईपोलर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हाई वैल्यू स्पेसिफिक हीट की है, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है। इन से क्या मतलब, कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड इन, क्यों? गुड कंडक्टर ऑफ हीट से तो मतलब नहीं है। हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट से भी क्या मतलब है कि वो ज़्यादा मतलब डिजॉल्व कर लेता है। 2 चीज़ें हटा दो। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है और डाईपोलर है, क्या पता हाइड्रोजन कुछ चीज़ों से तो रिएक्ट भी कर लेता है ना, तो सिंपल चीज़ है, उसको हटा दो। डाईपोलर नेचर, सबसे जनरिक स्टेटमेंट यही लग रही है, डाईपोलर इन नेचर। अब ये तो क्वेश्चन देखो, स्ट्रीट लाइटिंग, हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम LED लैम्प्स। LED लैम्प्स नई टेक्नोलॉजी, सोडियम लैम्प्स पुरानी टेक्नोलॉजी।
सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी। हाँ, एलईडी क्योंकि ऊपर से उसको एक चाहिए होता है ना रैप जिसके ऊपर, और सोलर लैम्प कैसे होते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी में, कैसे गोल से होते हैं, उसको चारों तरफ ऐसे लगा होता है और वो लाइट चारों तरफ देते हैं 360 डिग्री पे। लेकिन एलईडी लैम्प एक साइड दे सकती है क्योंकि उसके पीछे, जैसे आपने देखा होगा ना स्ट्रीट लाइट, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट पे फोकस किया गया है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना कि स्ट्रीट लाइटिंग की बात कर रहा है, घर वाली लाइटिंग के लिए नहीं कर रहा है। स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी। नहीं, एलईडी की ज़्यादा लाइफ स्पैन होगी। अगर ज़्यादा लाइफ स्पैन सोडियम की होती तो एलईडी को लेकर के क्यों आते, दूसरी सीधे सीधे काट दो। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फॉर सोडियम लैम्प्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक वाइल एलईडी लैम्प्स हैव अदर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेजेस इन स्ट्रीट लाइटनिंग। हाँ, क्योंकि एलईडी लाइट जो होती है उसमें बाकी सारे कलर्स को आप अच्छे से देख सकते हो, बट जो सोडियम लैम्प्स होते हैं उसमें जो मोस्टली लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। ठीक है, तो 2 और 3 नहीं, दूसरा तो आपका गलत हो जाएगा, 1 और 3 आपका सीधे सीधे आंसर आ गया। ये देखो ACE2, ये भी आपने अगर पढ़ा होता है, क्रिस्पर का जो दिया हुआ है, ये भी PYQ है, वहीं से आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन में देखो, रेडियो कॉलर फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, ये इन्होंने वो था ना M स्ट्राइप से, एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, M स्ट्राइप 2000 आई थिंक 16 या 17 में, वहाँ से देखो यही क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस ओन नेविगेशनल सैटेलाइट, ये क्या है, IRNS का क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी ने PYQ में पूछा हुआ है। स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज़ 2021 का पेपर है, कोविड चल रहा था उस टाइम पे, कोविड के लिए इन्होंने वहाँ पे डाल दिया। तो बचा क्या, ACE2 जेनेटिकली इंट्रोड्यूस इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, सिंपल सी चीज़, ये तीनों चीज़ें अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता है इन चीज़ों का, PYQ एनालिसिस करके, ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सीधे सीधे आप काट देते, यही बस था आपका इसमें। ये देखो 2023 में क्वेश्चन आया था, ये पॉलीथीन टेराफ्लेट का ऑप्शन में दे रखा है यहाँ 2021 के पेपर में, पॉलीथीन टेराफ्लेट, ये 2023 के पेपर में इन्होंने इस बार पूछा हुआ है। ट्राइक्लोजन हार्मफुल है, ये किसके लिए, तो यहाँ पे देखो टॉयलेटरीज ये है, लेकिन इसमें भी आप A और D में आ जाते, फिर यहाँ पे देखो ट्राइक्लोजन है, टॉयलेटरीज है, ऐसे करके आप मार्क कर सकते थे। फिर देखो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। ठीक है, डिस्टेंस अमंग्स स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ये कैसी बात है कि चेंज नहीं होती, होती होगी भाई, और क्या पता अगर होती भी नहीं भी होती है तो उसकी वजह से लाइट ईयर्स में तो ना काउंट करेंगे, ऐसा मतलब कोई जेन्युइन फैक्ट नहीं है, चलो रख लेते हैं डाउट में। फिर ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ठीक है, यहाँ ग्रेविटी की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाती है तो, लेकिन उसकी वजह से लाइट ईयर में काउंट करना, ये भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं बैठ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज द सेम, हाँ, तो ये हो सकता है कि स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो हमेशा सेम ही होती है, इस वजह से उसको लाइट ईयर के लिए एज अ कॉमन यूज़ किया जाता है कि कहीं भी करो स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा सेम ही होगी, तो सिंपल सी बात है। तो D ज़्यादा बैठ रहा और A और D में से है भी, तो मोस्टली इसमें A और D में जाया करो। अगर आपको A और D में आंसर मिल रहा है तो पक्का इसमें भी देखो A और D में D, इसमें भी देखो A और D, इसमें A और D, यहाँ पे बस C में है, तो A और D नहीं तो C। वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री, ये तो ये सब क्वेश्चन देखो यार नॉर्मल से क्वेश्चन है, पॉलिटी के, थोड़ा भी पढ़ा है ना कर लोगे, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा आपका। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल टू, सब कोई नॉर्मल जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है सब इस क्वेश्चन को करते हैं ना। इन इंडिया देयर इज़ अ नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग 1 लोकसभा फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज। अगर इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो लोग क्या नाम है कैंडिडेट्स को ये कहता है कि वो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ सकते हैं, तो फिर सारे लोग ही लड़ते ना, 3 में तो भर ही देते हर जगह, हर एक इंसान क्या नाम है 3 जगह से भर देता। ये तो मतलब थोड़ा वैसा लग रहा है। इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है, चलो मान लेते हैं। फिर आ जाओ, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल द कैंडिडेट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हिज पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शंस to the constituencies vacated by him her in the event of winning all the constituencies। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर ये तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ में ही बनाया गया है, राइट, कि मतलब ये जो स्टेटमेंट है एक तरीके से कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसने मतलब 2-3 जगह से उसके कैंडिडेट्स ने अगर चुनाव जीते हैं और उस अगर वो हर छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से फिर उसके जो इलेक्शन है वो क्या नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसका पैसा भरना पड़ेगा, ये थोड़ी ना होगा। ऐसा प्रोविज़न तुम्हें लगता है कि कभी बनाया जाएगा, क्योंकि पैसे तो इलेक्शन कमीशन खर्च करता है।
उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे लिए जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सीधे सीधे आपका गलत है, तीसरा काट दो आप। अब देखो इसमें भी क्या है, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 1 2 3 का ऑप्शन नहीं है, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको एक स्टेटमेंट तो काटनी पड़ेगी। 3 3 आपने काट दिया, 1 और 2 में आ गए। 1 और 2 में आपको बस देखना पड़ेगा कि कोई लॉ नहीं है, अगर कोई लॉ नहीं होता तो रिस्ट्रिक्ट तो कर देते। बाकी लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर भी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, अगर आपने पढ़ा होता तो वहाँ से ये आंसर आप सीधे सीधे निकाल सकते थे। वैसे नहीं पढ़ा है तो फिर इन दोनों में आपको रिस्क लेना पड़ता 1 और 2 में कि एक और कौन सा लोगे। तो मैं तो पहला ही मार्क करता कि पहला मतलब गलत है, दूसरे को सही मैं मार्क करता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग है, तो कोई तो लॉ होगा। आरबीआई एक्ट है भाई, आरबीआई एक्ट बनाया गया है इसीलिए रेगुलेट करने के लिए। तो 2 वाला तो सही, क्या पता ना, क्योंकि 1996 में रिफॉर्म हुए थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो क्या पता उसके बाद इन्होंने बंद कर दिए हो। 1991 की बात कर रहा है ना, अभी रिसेंट की तो बात की नहीं उसने। तो 2 ऑल नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन देखो, राइट टू द सिटी इज एग्रीड ह्यूमैनिटेरियन एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर द कमिटमेंट मेड बाय द ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। एक वो फैक्चुअल स्टेटमेंट, राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी राइट टू द रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। तो हाँ हो सकता है, राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज कॉलोनीज इन द सिटीज़। तो हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आपका सीधे सीधे ये आ गए 1 2 या मतलब 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है, या तो 2 सही होंगी या तो 1 सही होंगी। तो एक तो आपको इसमें गलत करनी है, तो सबसे पहले फैक्चुअल वाली काट देते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आप काट दो, ये काट दो, 2 और 3 बची। अब दूसरी वाली तो आपको पता ही कि थोड़ी सही है, नॉर्मल जेनरिक स्टेटमेंट है, तो दूसरी सही होगी, तो 2 और 3 आपका सीधे सीधे आंसर आ गया, राइट। फिर ये देखो, ये क्वेश्चन जुडिशियल कस्टडी की बात कर रहा है, मीन्स एन एक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। 2 तरीके की कस्टडी होती है, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। तो अगर जुडिशियल कस्टडी में वो जेल में नहीं है, आप कह रहे हो पुलिस में है, पुलिस के पास रहेगा, तो पुलिस कस्टडी का मतलब क्या हुआ फिर, राइट। सिंपल सी चीज़ है। तो पहला वाला इन्होंने सामने ही स्वैप कर रखा है, पहला काट दो। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। हाँ ठीक है, क्योंकि कोर्ट के पास है, कोर्ट की जेल में है, राइट। तो सिंपल सी बात है, दूसरा सही हो गया। ये क्वेश्चन देखो, इससे 2023 में क्वेश्चन बना था स्टेट और प्रिजन का, राइट। देख रहे हो कितने क्वेश्चन बने 2023 वाले पेपर से। विच रेफरेंस टू इंडिया द फॉलोइंग व्हेन अ प्रिजनर मेक आउट अ सफिशिएंट केस पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और राइट। तो सिंपल सी बात है, राइट कहाँ से हो जाता है पेरोल का, वो प्रिजनर है, प्रिजनर के कौन से राइट होते हैं। सिंपल सी बात है, पहला गलत। स्टेट प्रिजन्स हैव देयर ओन प्रिजनर रूल ऑन देयर पेरोल रूल्स। हाँ ठीक है, दूसरा सही, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो प्रिजन्स है वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आते हैं, दूसरा सही हो गया। फिर ये देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब अदर FRA एक्ट के बारे में यहाँ बात कर रहा है। FRA कौन रेगुलेट करता है, इसको बारे में आपको पता नहीं, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है, लेजिस्लेशन विच कन्फर द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एक यही वर्ड है जिससे क्वेश्चन निकल जाता है, इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट वाला जाने के लिए, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 28 रिलीजन से रिलेटेड है। सिर्फ आर्टिकल यहाँ पे 14 नहीं है जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ द लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 14 सीधे सीधे आंसर आ जाता आपका। फिर एसेंशियल फीचर फेडरल कैरेक्टर का, यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट, लेकिन इसका कुछ फेडरल से रिलेशन नहीं है। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज़, तो उसका भी कोई मतलब नहीं रीजनल पार्टी से, लेकिन इसका फेडरलिज्म से क्या मतलब हुआ। द फंडामेंटल राइट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, इससे लेकिन उसका फेडरल का रिलेशन क्या हुआ। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफ गार्डेड, तो हाँ ये फेडरल फीचर है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो सेफ गार्ड है, कि वो बिल्कुल अलग है। वेस्ट डिफाइन द स्टेट, अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न एंड देम मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट नेचुरल लाइट एंड सेफ गार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस।
A number of person who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. A society permanently living with a definite territory with central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary. ठीक है, तो स्टेट्स का मतलब ये हुई ना कि उसमें जुडिशरी हो भी, राइट, तो ये काट दो. नंबर ऑफ पर्सन एक डेफिनेट टेरिटरी में रह रहे हैं अपने ओन कल्चर ट्रेडिशन और उसके साथ, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट हो जाए क्योंकि उनके पास अपनी सॉवरेनिटी नहीं है. फिर यहाँ पे क्या बात करें, यहाँ डेफिनेट टेरिटरी की बात कर रहा है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, नेचुरल राइट और पोजेशन अथॉरिटी, तो सॉवरेनिटी की भी बात कर रहा है. यहाँ पे एक कम्युनिटी की बात कर रहा है और यहाँ पे एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल की बात कर रहा है. यहाँ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, यहाँ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब वो सॉवरेन भी है, उनके पास एक जियोग्राफिकल यूनिट भी है और प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट भी, और वो एक कम्युनिटी भी है. तो सिंपल सी ये मतलब हो गई. जरूरी नहीं है ना वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज भी हो या ना हो. तो ये जो वर्ड है यहाँ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, ठीक है. तो इससे देखो आपका ये आंसर आ गया ए. फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन कॉल्ड अपॉन द सिट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज. ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन, अब मोस्टली लोग कहेंगे ये सही है, लेकिन यूपीएससी ने इसको गलत माना है. मैंने इसीलिए इसको मार्क किया है कि यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को गलत माना है. यहाँ पे ओनली वन सही है. तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रख के जाना कि अगर इस चीज़ से क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है. फिर यहाँ पे देर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप वन डोमिसाइल, अ सिटीजन बाई बर्थ कैन only become the head of the state. A foreigner once granted that citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. तो अंडर एनी सर्कमस्टेंस ये कौन सी बात है, किसी चीज़ में भी उससे नहीं ले सकते. तीसरा तो आपका सीधे सीधे गलत, 1 और 2 में आप आ गए. इन दोनों में से आपको 50-50 में से एक देखना पड़ेगा. तो ज़्यादा करेक्ट तो 1 लग रही, क्योंकि इंडिया में एक ही सिटीजनशिप एक ही डोमिसाइल है और ओनली बाई बर्थ के आप हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हो, ऐसा नहीं, नेचुरलाइज पर्सन भी बन सकता है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी. एक लिबरल डेमोक्रेसी में आपकी लिबर्टी को सबसे ज़्यादा कौन सा सेफगार्ड है, तो सबसे कमिटेड जुडिशरी और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट है लेकिन वो ऐसे रूल्स बना रही है आपकी लिबर्टी के खिलाफ, गलत. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, गलत. कमिटेड जुडिशरी कमिटेड है लेकिन इसमें आपको ए और डी में आपको फंसेगा, सेपरेशन ऑफ पावर या कमिटेड जुडिशरी, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में भी हो सकता है, कमिटेड जुडिशरी में भी, लेकिन मोर परफेक्टली क्या होगा, मोर परफेक्टली होगा सेपरेशन ऑफ पावर. तो ये हो गया. फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाले डीपीएसपी, सिंपल सा क्वेश्चन. राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी क्या है, आप फंडामेंटल राइट सेट तो हटा दिया गया था, राइट. ये सिंपल सी चीज़, कौन से अमेंडमेंट से, 74 से. 74 था या फिर कौन सा था, 44 था आई थिंक, हाँ 44 था. तो ठीक है, ये हो गया. अब इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट तो है नहीं, नाइदर फंडामेंटल राइट, ये भी नहीं है. लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, हाँ ठीक है, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली. देख रहे हो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, इन दोनों में से आपको निकालना था. फिर देखो प्रियम्बल से क्वेश्चन 26 जनवरी 1950 को स्टेटस क्या था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेकुलर वर्ड बाद में जोड़ा गया है, सो सेकुलर और सोशलिस्ट ये भी बाद में जोड़े गए हैं. तो ऑप्शन बी. ये क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये देखो ये भी इसी यहीं से देखो 2023 का भी एक पेपर में एक क्वेश्चन आया, यहीं से आपको सेम क्वेश्चन लगेगा वो अगर आप पढ़ोगे. फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, हाँ यही है. फिर देखो हल्बी हो कोई, ये कौन सी कम्युनिटी के डांस फॉर्म के बारे में बात कर रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्री के टेस्ट्री और ट्राइबल लैंग्वेजेस. और हल्बी हो ये सारे क्या है, ट्राइबल लैंग्वेजेस ही हैं. अगर और इस पर आप थीम बेस पे भी जा सकते हो कि यूपीएससी मोस्टली इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पूछती है. और ए और डी में जाते तो डांस फॉर्म है तो हल्बी हो कोई, ये डांस फॉर्म नहीं लेकिन ट्राइबल लैंग्वेजेस हो सकती हैं हल्बी हो कोई, क्योंकि हल्बी नाम की तो एक ट्राइब भी, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है. भारत रत्न और पद्म अवार्ड, इस बार भी इन्होंने देखो अवार्ड के बारे में पूछा था लेकिन स्पोर्ट कैटेगरी में पूछा था. भारत रत्न पद्म अवार्ड टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो टाइटल्स तो है ही नहीं, उसमें खुद बता रखा है
तो पहला तो आपका गलत, नॉट करेक्ट पूछा है इसमें, ये भी ध्यान रखना। तो पद्मा अवार्ड ईयर वर सस्पेंडेड ओनली वंस, ठीक है। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड टू मैक्सिमम 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर, मैक्सिमम 5 कहाँ, मैक्सिमम तो 3 हैं, ठीक। तो ये क्या, ये PYQ वाले क्वेश्चन है कि अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी तो इसको तो आप पढ़ के जाना। इसमें क्या 1 2 3 30, तो तीनों ही गलत हैं इसमें, क्योंकि 2 बार हो चुके हैं और मैक्सिमम 3 दिए जाते हैं और वो टाइटल नहीं है। और ये देखो ना, अगर ये आपको पता लगा कि पहला गलत है तो मतलब 1 नॉट करेक्ट है, तो पहला तो होगा ही, तो दूसरा आप काट दो, 1 2 3 1 3 वही ये आ गया। अब आपको इसमें बाकी चीज़ों में चेक करना है। फिर ये देखो, ये क्वेश्चन है, UNCDF एंड द आर्बिट्रे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज अ, ये 2 फैक्ट है, UNCDF आर्बिट्रे फाउंडेशन हैदराबाद को, और हैदराबाद वाज सिलेक्टेड फॉर रिकॉग्निशन फॉर अ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। तो जनरिक स्टेटमेंट हो सकती, कोई फैक्ट नहीं है, पहले में फैक्ट है सीधे। स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। फिर देखो, ये भी वही स्पोर्ट वाला लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट का क्वेश्चन है। ये देखो 32 समर ओलंपिक, द मोस्ट ऑफिशियल नोट ऑफ, यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा, ऑफिशियल मोटो अ न्यू वर्ल्ड, और यहाँ समर ओलंपिक्स है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल इंक्लूडेड इन कॉम्प्लेक्स, तो हो सकता है पहले में एक फैक्ट है, तो फैक्ट को क्रॉस कर दो, 2 ओनली। ICC वर्ल्ड टेस्ट की बात कीजिए, फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, और कैलकर न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ द इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस। तो मैच की बात नहीं होती, वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स एलोकेट किए जाते हैं जीतने के बाद, उस पॉइंट्स के बेसिस पे, क्योंकि 2 अगर टीम है वो सेम मैचेस उन्होंने अगर विन किए हैं तो किसको आप टॉप पे रखोगे, तो इसलिए वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं मोस्टली जनरली। तो इसमें नाइदर 1 नाइदर 2, सिंपल सा देख रहे हो। तो ऐसे ही आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो आप कंप्लीट करते हो ईजिली। तो मोस्टली ये चीज़ आपकी तभी परफेक्ट होगी जब आप PYQ का एनालिसिस करोगे और उसके टर्म्स को देखोगे, क्वेश्चन पैटर्न्स को देखोगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें भी आपकी ईजिली होती रहेंगी। टाइम देखो, अभी 15 डेज़ और मिल गए हैं आपको, 15 to 20 डेज़, पेपर एक्सटेंड हो गया है UPSC का, तो उसको थोड़ा यूटिलाइज़ करो। PYQ को देखो, जितना ज़्यादा PYQ के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक पेपर को 20 से 25 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट्स बना लो, हर एक टॉपिक जितने हैं, कोई भी है, जैसे अब ट्राइक्लोजन है, ठीक है, ट्राइक्लोजन को पूरा गूगल करो, ऑप्शंस में जैसे पॉलीथेराफ्लेट था, तो उस ऑप्शंस के भी हर एक टॉपिक को भी आपको गूगल करना है, उसके नोट्स बनाओ। नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट करो, वहाँ पे मैं नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। PYQ के जो नोट्स हैं, हमारी टीम उसको अपडेट कर रही है रेगुलर, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी चीज़ें अभी देखो, 2023 का हो गया, 22 का हो गया, 21 का हो गया। अब जो बाकी के 7 ईयर्स के पेपर होंगे वो भी मैं थोड़े थोड़े करके अपलोड कर दूंगा, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी तब तक के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, घर से UPSC, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, PDFs वगैरह मिल जाएगी। और जियो साइंटिस्ट के पेपर की PDF मैंने डाल दी है, CDS के लास्ट ईयर के पेपर की PDF मैंने डाल दी है, उन दोनों को देख लो अब पेपर, क्योंकि वहाँ से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। जियो साइंटिस्ट का पेपर का मैंने डाल दिया, उससे थोड़ा न्यू जो क्वेश्चन पैटर्न है वो आपको पता लग जाएगा, और कौन कौन से टॉपिक्स है जो UPSC में आ सकते हैं वो भी मैंने उसमें से डिस्कस किए हैं, और उसकी नोट्स मैं अभी उसमें डाल दी टेलीग्राम ग्रुप पे, वो आपको मिल जाएगी। बाकी कोई कमेंट और क्वेरी होगी तो आप डाल देना कमेंट्स में, मैं देखूँगा, टाइम मिल पाए तो रिप्लाई कर दूँगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।